क्विक कॉमर्स, प्रौद्योगिकी, उपभोक्तावाद और बदलती मानव चेतना। क्रम विकास की प्रक्रिया में जैसे जैसे मनुष्य की बुद्धि का विकास होता गया, वैसे वैसे वह विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग दिशाओं में प्रवृत्त होती गई। एशिया महाद्वीप में मनुष्य का स्वभाव अपेक्षाकृत अंतर्मुखी होने के कारण उसकी बुद्धि धर्म से आगे बढ़कर अध्यात्म की ओर अग्रसर हुई। वहीं पश्चिम का स्वभाव अपेक्षाकृत बहिर्मुखी होने के कारण उसने भौतिक प्रकृति के रहस्यों की खोज को अपना प्रमुख विषय बनाया। अपनी प्रारंभिक अवस्था में विज्ञान का उद्देश्य प्रकृति के नियमों को जानना, समझना और उन्हें मानव जीवन के कल्याण में उपयोग करना था। किंतु जैसे जैसे वैज्ञानिक और तकनीकी विकास आगे बढ़ा, वैसे वैसे मानवीय स्वभाव की दुर्बलताएं, जैसे लोभ, लालच, स्वार्थ और महत्वाकांक्षा भी उस पर प्रभाव डालने लगी। परिणाम स्वरूप विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एक बड़ा भाग ज्ञानार्जन और मानव सहायता के साथ साथ आर्थिक हितों, बाजार के विस्तार और उपभोग को बढ़ाने का साधन भी बनता गया। आज तकनीकी विकास ऐसे चरण में पहुंच चुका है जहां वह केवल मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि उसके व्यवहार, पसंद और उपभोग संबंधी निर्णयों को भी प्रभावित एवं संचालित करने वाली शक्ति के रूप में उभर रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिदम आधारित प्रणालियां लोगों की रुचियों, आदतों और आवश्यकताओं का निरंतर विश्लेषण करती हैं। इतना ही नहीं, वे व्यक्तिगत अनुशंसाओं, लक्षित विज्ञापनों और आकर्षक प्रस्तावों के माध्यम से नई नई उपभोग आवश्यकताओं का भी निर्माण करती है। इसी तकनीकी और बाजारोन्मुखी विकास की नवीनतम अभिव्यक्तियों में ई कॉमर्स तथा उससे आगे विकसित हुआ क्विक कॉमर्स प्रमुख है। विशेष रूप से क्विक कॉमर्स का विस्तार विश्व भर में तीव्र गति से हो रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में देश में क्विक कॉमर्स के तीव्र विस्तार ने एक ओर उपभोक्ताओं की खरीदारी की आदतों में उल्लेखनीय परिवर्तन किए हैं, तो दूसरी ओर पारंपरिक बाजार व्यवस्था, विशेषकर किराना दुकानों और छोटे खुदरा व्यापारियों के सामने गंभीर चुनौतियां भी खड़ी कर दी हैं। क्विक कॉमर्स क्या है? इस प्रौद्योगिकी संचालित, उपभोक्तावादी और एल्गोरिदम आधारित व्यवस्था का सबसे प्रभावशाली रूप है क्विक कॉमर्स। इसे समझने के लिए पहले यह जानना आवश्यक है कि क्विक कॉमर्स वास्तव में क्या है और यह किस प्रकार कार्य करता है। क्विक कॉमर्स से प्रायः क्विक कॉमर्स, क्यू कॉमर्स भी कहा जाता है, ई कॉमर्स का तीव्र गति से विकसित हो रहा व्यवसाय मॉडल है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं तक 10 से 30 मिनट के भीतर सीमित मात्रा में आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी करना है। प्रारंभ में इसका दायरा मुख्यतः किराने के सामान, घरेलू उपयोग की वस्तुओं तथा ताजे फल एवं सब्जियों तक सीमित था। किंतु अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, सौंदर्य प्रसाधन, दवाइयां तथा अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी तेजी से शामिल होती जा रही हैं। इस मॉडल की पूरी व्यवस्था अति स्थानीय, हाइपर लोकल लॉजिस्टिक्स नेटवर्क पर आधारित होती है। इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों में डार्क स्टोर्स अथवा माइक्रो फुलफिलमेंट सेंटर स्थापित किए जाते हैं, जहां से आसपास के सीमित क्षेत्र में त्वरित आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। इन डार्क स्टोर्स में भंडारण की क्षमता सीमित होने के कारण कंपनियां कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उन्नत एल्गोरिदम की सहायता से स्थानीय उपभोक्ताओं की मांग का निरंतर विश्लेषण करती हैं। इसी विश्लेषण के आधार पर आवश्यक वस्तुओं का भंडारण, ऑर्डरों की शीघ्र पैकिंग तथा त्वरित वितरण सुनिश्चित किया जाता है। दूसरे शब्दों में क्विक कॉमर्स की संपूर्ण व्यवस्था डेटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और एल्गोरिदम आधारित प्रबंधन पर आधारित होती है। क्विक कॉमर्स के मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक आधार। क्विक कॉमर्स और ई कॉमर्स के तीव्र विस्तार का एक महत्वपूर्ण कारण पारंपरिक बाजार में वस्तुओं की गुणवत्ता और मूल्य निर्धारण को लेकर उपभोक्ताओं के मन में बढ़ता अविश्वास भी है। लाभ केंद्रित प्रवृत्ति के बढ़ते प्रभाव के कारण पारंपरिक बाजार के एक बड़े वर्ग ने अनेक मामलों में गुणवत्ता की अपेक्षा अधिक लाभ को प्राथमिकता देना प्रारंभ कर दिया। परिणाम स्वरूप वस्तुओं की गुणवत्ता से समझौता होने लगा। इसके साथ ही उपभोक्ताओं के मन में यह धारणा भी गहराती गई
कि अधिक मूल्य वाली वस्तु ही अधिक गुणवत्तापूर्ण होती है। धीरे-धीरे वस्तुओं का मूल्य उनकी वास्तविक उपयोगिता और गुणवत्ता के स्थान पर उनके ब्रांड, पैकेजिंग और बाजार में निर्मित छवि के आधार पर निर्धारित होने लगा। विदेशी अथवा सामान्य बोलचाल से भिन्न नाम भी इस प्रवृत्ति को और अधिक बल देने लगे। इसके अतिरिक्त आधुनिक जीवन की बढ़ती यांत्रिकता और व्यस्तता ने भी क्विक कॉमर्स ने के विस्तार को गति प्रदान की। आज अनेक लोगों के पास दैनिक आवश्यकताओं की खरीदारी के लिए पर्याप्त समय नहीं रह गया है। ऐसे में घर बैठे कम समय में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता स्वाभाविक रूप से आकर्षक प्रतीत होती है। किंतु प्रश्न यह उठता है कि यदि कम समय में घर बैठे आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हो जाएं और समय की बचत भी हो तो इसमें हर्ज ही क्या है? निसंदेह यह एक सकारात्मक उपलब्धि है। यदि समय की इस बचत का उपयोग आत्म विकास, समाज अथवा किसी रचनात्मक कार्य के लिए किया जाए, तो इससे व्यक्ति और समाज दोनों का ही कल्याण हो सकता है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब जीवन का केंद्र आत्म विकास के स्थान पर बाह्य उपभोग और मनोरंजन बन जाता है। ऐसी स्थिति में समय की बचत भी अंततः अधिक उपभोग और मनोरंजन का साधन बन जाती है। आधुनिक डिजिटल प्रौद्योगिकी ने इस इन मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को और अधिक सशक्त बना दिया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और एल्गोरिदम आधारित प्रणालियां उपभोक्ताओं की रुचियों का विश्लेषण करके व्यक्तिगत सुझाव, सीमित अवधि के प्रस्ताव, लिमिटेड टाइम डील, पुश नोटिफिकेशन तथा कैशबैक जैसी रणनीतियों के माध्यम से न केवल उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, बल्कि नई आवश्यकताओं और तात्कालिक उपभोग की प्रवृत्तियों को भी निरंतर प्रोत्साहित करती हैं। परिणामस्वरूप यही मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियां एल्गोरिदम संचालित उपभोक्तावादी बाजार व्यवस्था से जुड़कर क्विक कॉमर्स जैसे मॉडल के तीव्र विस्तार का आधार बन जाती है। पारंपरिक बाजार पर प्रभाव। क्विक कॉमर्स के तीव्र विस्तार का सबसे स्पष्ट प्रभाव पारंपरिक किराना दुकानों पर दिखाई देता है। अखिल भारतीय व्यापारी संघ के श्वेत पत्र के अनुसार क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पारंपरिक किराना व्यापार के लगभग 25 से 30% हिस्से पर अधिकार कर चुके हैं। ग्राहकों की संख्या में आई इस गिरावट के कारण देश की लगभग 3 करोड़ लघु खुदरा दुकानों में से लगभग एक चौथाई वित्तीय संकट के कगार पर पहुंच गई है। वास्तव में यह प्रतिस्पर्धा समान स्तर की नहीं है। एक और पारंपरिक किराना दुकानदार अपनी सीमित पूंजी और संसाधनों के साथ व्यापार कर रहा है, जबकि दूसरी ओर क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एल्गोरिदम, विशाल विज्ञापन बजट, व्यक्तिगत सुझावों, पुश नोटिफिकेशन और कैशबैक जैसी रणनीतियों के माध्यम से उपभोक्ताओं को निरंतर अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में छोटे व्यापारियों के लिए प्रतिस्पर्धा करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। इसका प्रभाव केवल व्यापार तक सीमित नहीं है। भारतीय समाज में किराना दुकानें केवल वस्तुओं के क्रय विक्रय का केंद्र नहीं रही हैं, बल्कि वे सामाजिक विश्वास, आवश्यकता की समझ तथा स्थानीय सहयोग की भी एक महत्वपूर्ण व्यवस्था रही है। यदि धीरे धीरे स्थानीय खुदरा व्यवस्था का स्थान ऐप आधारित प्लेटफॉर्म लेने लगे, तो इसका प्रभाव केवल व्यापार पर ही नहीं, बल्कि समाज के इस स्थानीय सामाजिक आर्थिक ताने बाने पर भी पड़ेगा। निष्कर्ष। जिस गति से विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है तथा वे मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, उसे देखते हुए यह स्पष्ट है कि भविष्य में क्विक कॉमर्स जैसे अनेक नए व्यावसायिक मॉडल सामने आएंगे और उनके स्वरूप भी निरंतर बदलते रहेंगे। इसलिए मूल प्रश्न किसी एक तकनीक या व्यवसाय मॉडल का नहीं है, बल्कि उस चेतना का है जिसके आधार पर उनका विकास और उपयोग किया जा रहा है। जैसा कि हमने देखा, आज अधिकांश तकनीकी विकास का संचालन उपयोगितावाद, उपभोक्तावाद और व्यावसायिक हितों की दृष्टि से हो रहा है। परिणाम स्वरूप विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एक बड़ा भाग मानव की वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति से आगे बढ़कर नई नई आवश्यकताओं और उपभोग की प्रवृत्तियों का निर्माण करने लगा है। अतः समाधान विज्ञान, प्रौद्योगिकी या क्विक कॉमर्स का विरोध करने में नहीं, बल्कि उस मूल प्रेरक तत्व को बदलने में है जो इनके विकास और उपयोग का मार्ग निर्धारित करता है। जब तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का संचालन मनुष्य के आंतरिक विकास, नैतिक मूल्यों
और व्यापक चेतना से अनुप्राणित नहीं होगा, तब तक उनके शुभ परिणाम सदैव सीमित रहेंगे और उनसे उत्पन्न होने वाली समस्याएं किसी न किसी नए रूप में हमारे सामने आती रहेंगी। मुझे विचार करने में बहुत आवश्यकता है। सारा ही जो विज्ञान का हो रहा है उसको ही देखने की जरूरत है। रिफ्लेक्शन विटामिन है कुछ मैं बता दूं मैं सबसे पहले तो ये बताया करें ये तो काफी क्लियरली है कि बेसिक प्रॉब्लम कोई जो क्विक कॉमर्स या फिर जो whatever the apparatus is maximum वो बेसिक प्रॉब्लम तो वो एक पीछे जो कमर्शियलिज्म जो जो selfishness, self-centeredness, desires, poverty fulfillment, so has become the central one. पापा देखो तो प्रॉब्लम्स तो बहुत है लेकिन देखो सेंट्रल इशू तो बड़े ही हो जावा कि ह्यूमन सेंट्रल इशू यही है कि भाई ह्यूमन बींग्स के लिए जिनको चेतना बहुत ज्यादा डिजायर्स और ईगो पर केंद्रित होगी इसका कारण नए नए प्रॉब्लम्स खड़े होंगे ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स एनवायरमेंट देखो तो यो लिखा यो जो कॉमर्स को बता रहा है ये यो देखो हर चीज में पॉलिटिक्स में जाओ तो एजुकेशन में जाओ जस्टिस एवरीवेयर यू गो इट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स क्योंकि आप फंडामेंटल व्यू पॉइंट ही फ्लॉड है कंप्लीट ये जो एपिसोड है हाँ जी मटेरियलिज्म को साइंस को हाउ डू यू पुट इट इट्स प्लेस इन ह्यूमन इवोल्यूशन फंडामेंटल बात तो यह है कि बगैर आप कोई भी चीज समझ what was the necessity of its coming, why it is permitted by the divine mother and overshadow everything. What is behind it? जो श्रविंदो बोला है इंडिविजुअलिस्टिक जो एज की बात बोला है इंडिविजुअलिस्टिक एज जो बिफोर द स्पिरिचुअल एज वो दिस पार्ट स्टिक एज Why this age is necessary? Overall, you see, ये तो है नहीं कि this is good or this is bad. necessary for the evolution. Things are not like that. मुझे duality, spirituality तो अच्छी है या खराब नहीं बात certain phase की है ठीक है. मार्क्सिज्म के इंटीग्रल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो there is something more we need to. मटेरियलिज्म की तरफ जाया गया तो खराब होगा स्पिरिचुअलिटी की तरफ गया तो बढ़िया होगा में बहुत दम है बात में पूरा दम शिवन के कि मटेरियलिज्म को जब दौर है बहुत नीडेड क्रिस्टलाइजेशन होगा तो बहुत सारा इट हैज टू बी थ्रोन ऑन Individualism is necessary because we have got fossilized into organ forms. Conventional age जो आई भी हो. मेन चीज है कमर्शियलिज्म यूटिलिटेरियनिज्म दे आर द ड्राइविंग फोर्सेस बाकी का तो विज्ञान को भी उपयोग में ले रहे हैं और सारी साइकोलॉजिकल साइंसेस को भी सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी को कोई नहीं छोड़ा हेल्थ है जस्टिस है किसी भी फील्ड को नहीं छोड़ा सारी को ये तो ऑब्वियस है सारी को टेक ओवर कर लिया एक ही चीज है कमर्शियल चलो चला दे गर्मी लगे ये दोनों दो विवेक बैठे थे दोनों विवेक करते चल नीर क्षीर विवेक
है। ये बहुत बड़ी चीज है काम है क्रिकेट के वर्ल्ड में बहुत ज्यादा क्योंकि ये भी इंफॉर्मेशन आ रही है कि उनकी क्वालिटी है वो एकदम स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंट करनी है क्वालिटी तो पहले जो ई कॉमर्स के अंदर कि इतने लेवल पे है कि इनकी क्वालिटी सब स्टैंडर्ड हो गई। तो ठीक है, यूटिलिटेरियनिज्म में तो सब काम होना ही, तो उसकी स्पिरिट है, वट एवर यू कैन गेट अवे विद। देखो, ये तो बहुत समय से चल रहा है कि जो कंज्यूमर है वट ही कैन नॉट डिटेक्ट, वो तो उसको देने की जरूरत ही नहीं, वो एंड समहाउ कैप्चर, तो वो बहुत 20 साल पहले की बात, 25 साल हो गए। सुरेंद्र कौशिक मेरे को बोला कि मैं अब चीजें बाजार से बिना नहीं करता हूँ, क्यों नहीं करते? बोले कि हमको ये मार्केटिंग में है ना, तो स्कीमें क्या है कि भाई एक तो वट एवर कैन बी टेकन आउट विदाउट द पर्सन नोटिसिंग, वो ले लो। दूसरा, वट एवर कैन कैप्चर हिज टेस्ट बड्स, है ना, वो डाल दो, चाहे वो गंदी से गंदी चीज, उनको इससे कोई फर्क नहीं चलता। आप मिठाई बना रहे हो, उसमें उन्हें वो डाल देंगे, उनका टेस्टिंग करेंगे वो पा देने से, और उनको दे डोंट हैव टू राइट, एक सर्टेन लेवल से कम हो परसेंटेज, तो दे डोंट हैव टू राइट इट कि भाई ये कंटेंट में है, और वो पा देते हैं। तो वो बोला वो लेना ही डिग्रेडिंग है बोला, तो यू विल एक्सपेक्ट दिस। तो ये बात तो सारी वर्किंग तो यूटिलिटेरियनिज्म की है ना, मैन इज सेंटर्ड ऑन, जो कुछ भी हो रहा है उसके हिसाब से। अभी मैं हरिद्वार में था तो शर्मा जी के पास गए, तो मेरे को उन्होंने एक नई बात बताई। लॉयर्स तो बहुत हो गए, फिर केस वेस में तो इतना कुछ आता नहीं, तो अब इन्होंने एक ग्रुप कर रखे हैं कि 10-20 लॉयर्स मिल गए, हैं? 5-7 जगह से वो आते हैं, उन्होंने अपनी यूनियन बना दी, आपस में भी एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएंगे, सब कर देंगे। वो कह रहे हैं कि भाई कोई भी प्रॉपर्टी दिख जाए, कहीं भी देखे कोई थोड़ी कचाई है, तो अपने उसमें एंटर हो जाओ, मुकदमे लड़ने लग जाओ, वो करने लग जाओ, अगला थक जाएगा तो पैसे देगा, हैं? कब्जा कर लो, फिर आपसे कब्जा छूटेगा नहीं, फिर दूसरे का करवा दो। तुमने अपने भी वो एक ग्रुप है वो लड़ रहा है, तुमने ये एक कॉमन बात, क्यों भाई ये है ना, फिर नए नए आविष्कार होंगे, ऐसे ही हर चीज के अंदर नए नए आविष्कार, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस तरह से आप ज्यादा से ज्यादा चलें, एवरीवेयर देखो। फिर डॉक्टर्स भी, अमेरिका में वो सुरेंद्र बोला कि डॉक्टर्स की अंडरस्टैंडिंग थी, they throw it, वो करेंगे आई विल थ्रो द बकेट यू एंड यू थ्रो द बकेट, तो वो कहेगा भाई इसमें एक्सपर्ट की एडवाइस है, वो 5 गुने पैसे लेगा उसके पास नहीं, उसने वो कह देगा इसकी एक्सपर्ट की एडवाइस उससे नहीं, वो सारे कैलकुलेट कर लेके इतने रुपए दिए बगैर इसको जाने, तो ये बोला थ्रोइंग अराउंड, इस प्योर नहीं बोले कैलकुलेशन है, उनका दिमाग किस तरह से ज्यादा से ज्यादा। तो ये यूटिलिटेरियनिज्म इज ए पॉसिबिलिटी इन ह्यूमन, इसको पूरा मौका, तो ये आपको इट विल रिड्यूस यू टू श्रेड्स, आप खत्म थे। अभी वो आज अखबार में आया था, वो जो था ना रावत, जो उद्धव ठाकरे का, जो गाड़ी गलौज संजय राव, हाँ, तो उसके बेटे की बहू ने कहा कि भाई ये लोग मेरे साथ बहुत गलत काम किए, उसने कोर्ट में कह दिया, वो अपने अग्रिम जमानत के लिए कोशिश कर रहे हैं। उसने कहा मेरे साथ डेविल की पूजा ये काम करवाए, क्या उन्होंने क्या शाबाश है, हाँ, अब वो कुछ भी कहते, उसका भी मोटिव हो सकता है कि वो पैसे वसूल करने के लिए कर रहे हैं,
उनका इसमें यू कैनॉट फाइंड आउट कि क्या है, मतलब एवरीवेयर जहां भी कुछ मिल सकता है आदमी कुछ भी कर, ये चीज। और जब ये इंटरनेट और ज्यादा फैल जाएगा है तो ये बिल्कुल कॉमन चीज है। ये आप ये देखो कि कहाँ किससे आपका रिलेशन है, कहाँ क्या निकाल सकते, वो निकाल। आपके पास पैसे हैं तो आपके लड़के किसी भी रिलेटिव का, किसी भी फ्रेंड का, कोई भी छोड़, उनके अलावा दूसरे लोग भी देख रहे हैं इसके पास है, अकेला है, शर्मा जी बोले मैं अकेला हूँ, वो देखते हैं बन जाएगा अपने करने का, वो डोरे डालना, वो सब काम करना, मतलब ये कॉमन बात। That was Sanjay Rao. Another ये जो है कि संजय राव बोली some his first name is something else. But Rao. अच्छा, अब गवर्नमेंट जो है बड़े अच्छे आपका भला करने के लिए आई है, वो क्या करती है सिस्टमेटिकली जितने एसडीएम है उनको कह देंगे हमको 1 करोड़ रुपया महीना दो है, तो 20,000 ये चीफ मिनिस्टर के पास पूछेगा, वो फिर अमित शाह के पास जाएगा, पहले सोनिया के पास जाएगा। ये मतलब एक्सटोर्शन जो है, ये एक्सटोर्शन कॉमन है, मतलब पूरे देश में एक्सटोर्शन। आपकी जमीन है दूसरे के नाम कर दी, फिर आप लड़ते रहो पैसे दे दी, दूसरे कब्जा के ऊपर। मतलब इतनी बड़ी सफरिंग सारी है, ये कोई की जमीन कुछ भी, कोई सिक्योरिटी किसी चीज नहीं। आप बदमाश हो, वायलेंट आदमी हो तो आपकी को नहीं छेड़े, तो देखे कहीं बार बोल देगा। तो आपके अंदर वो वृत्ति नहीं है कि आप ऐसे करने वाले नहीं हो तो आपकी जमीन कीजिए फिर, मतलब आपको यू आर, आप उस तरीके से रहने, आपके पास संपत्ति है और आप में अंदर वो नहीं है तो आप पहले भी दिक्कत थी, अब तो बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी पूछ जाएगा फिर क्या वो आके रजिस्ट्री दूसरे के नाम करा देगा, वो कहता है मेरे पास तो रजिस्ट्री है, अब उसको प्रूव करना, डिस्प्रूव करना, कोर्ट तो 25 साल में नहीं करेगी। मैं आपने किसी से भी रजिस्ट्री करवा ली, अब वो अगला ये प्रूव करो ये रजिस्ट्री झूठी है, ये 25 30 साल में आपने रजिस्ट्री करा के आपको कुछ गया, पुलिस आई मेरे पास सब रजिस्ट्री, मैंने तो पैसे देके खरीदी, सीधे कोई स्टाफ कीजिए पैसे, यू हैव ए केस, कोई दिक्कत नहीं। आप किसी भी चीज को हथियार लो, कब्जा करो, अगर अगले में दम खम नहीं है, वो है तो दिक्कत आ जाएगी, तो फिर मार पिटाई। वो नहीं है, कोई जाटों की जमीन को नहीं कब्जा करेगा, सिखों की बिल्कुल नहीं करेगा, तो देख मार डाल। बाकी फेयर फेयर ट्रेड है, ये यूटिलिटेरियनिज्म सब चीजों में है, इसमें भी है। इसका प्रभाव क्या है वो देखने की बात है। वास्तव में इसकी जरूरत नहीं लगती, क्योंकि बातें आप अच्छी अच्छी करो, भगवान का करना चाहिए, नैतिकता रहना चाहिए, वो करना चाहिए, एक को इस बात से मतलब नहीं, जब मौका आएगा तो इसी में फायदा हो रहा तो होगा। और आप जो सिद्धांत रख रहे हो when the heat is on, या आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आई तो फिर आप, एक देखने का तरीका ये है कि ये जो मनोवृत्ति है मनुष्य, स्वार्थ लाग करें सब कुछ, स्वार्थ ही अल्टीमेटली चीज है। ये जो स्वार्थ है इसकी नेचर क्या है, ये क्या करेगा, ये तो एक विविध इशू, ये फायदा होता है। कहीं घर का ने काट का 2 बीघा कुत्ता, वो आप कहीं के नहीं रहोगे, सारी चीजें आपकी व्यर्थ हो ही रहा। मुझे नहीं लगता कि इस डेमोन्स्ट्रेशन में भी समझ में आएगी नहीं, पर इतना तो
अगर थोड़ा सा भी सेंसिबल आदमी पूछेगा, और अधिकांश रूप से तो ऐसा कुछ है, तो इसका क्या पर्पज है वो तो किसी के कुछ समझ में है क्या? ये इतना बड़ा यूटिलिटेरियनिज्म का जो अड़ंगा है, ये क्यों होगा? प्रश्न तो ये है। बेटा चाहे कुछ आ रहा है? I don't know कि क्लीन डेप्थ से पूछ रहे हो, पर सटे न सटे अगर इन्हें देखा from a distance and we look at it कि भी को फायदों से, हाँ फायदों, कनेक्टिविटी में मतलब वह डिवाइन की प्लान में व्हाट इज इट्स प्लेस? हाँ तो अब what positively leaves first is let not going to get to the divine is कि भी अगर इन्हें पॉजिटिवली आपका इंटरप्रेट कर सका और आपका इन्हें ठीक से निभा सका, it frees up your time and your attention from answering the grossest little things to do better things. But we don't do the better things. But enough, अगर इनको फायदे देखे तो है तो बहुत, leaving aside that they give you substandard stuff, also that they're pushing a lot of people out of business. It is very convenient. क्यों कि एक लिस्ट भेज दो, नहीं तो आपने 6 किराना की दुकान में खोजा तब आपने लिस्ट पूरी हो, और वो एफर्ट ऑफ गोइंग देयर, इतनी टाइम एनर्जी, अगर वी कैन सेव दैट एनर्जी एंड पुट इट इनटू समथिंग बेटर, बट द पॉइंट बेटर को ठीक क्राइटेरिया है, दे आर पुशिंग दैट यू क्राइटेरिया क्या? नो शो दैट यू, तो कहकर आपका टाइम सेव कर और we descend lower instead of लोअर है तो मुश्किल है। but now the divine plan is why it's usually, is it that we go to the nadir of our consciousness and then rise? I mean, what is it? Because it has become Chamukra has declared, but nadir doesn't seem to exist because lower and lower. Unsellable, actually, unsellable hand, and we must come to that point. देखो कोई भी प्रश्न यू विल अल्टीमेटली यू विल कंप्लीट इन नॉट, क्योंकि ह्यूमन की कैपेसिटी की आप भैंस नहीं आगे तो मनुष्य देख रहे मैंने 10 तो कर दो क्या जज करें? But one thing that comes, if you can and are in contact with something which is far ahead of this, the wise thing is to listen to it and follow it. क्योंकि आज जंगल में कोई फायदा नहीं। आप गए हो भूल भुलैया वेदी है तो बैठे था नहीं गया को आदमी मिलते जो सब जाने तो यू विल स्मार्ट, ठीक है? तो जीवन में descend the highest and the deepest things you can descend and go and receive from there what you need. और कोई solution तो मुझे तो नहीं, ये तो obvious, जिसके कॉमन सेंस होगा बाकी के तो आएगा। बाकी तो अपनी इनसिक्योरिटी, अपनी डिजायर्स, मेकिंग ए प्लेस फॉर वनसेल्फ इन द वर्ल्ड, इन चीजों के लिए आप करोगे, यू आर शाफ्टेड, यू आर टेकिंग, योर लाइफ इज गॉन वेस्ट। ये बहुत बड़ा लेसन है, वेरी फ्यू पीपल कैन टेक, पर अगर हम लोगों को तो चाहिए वी टेक इट एंड डिवोट ऑल एनर्जी इनटू दैट। ये कंक्लूजन तो किसी भी क्षेत्र में कोई भी बात होना है, जो एक है, क्रिश्चियंस कैन बी थाउजेंड, आंसर इज ये यूटिलिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से है आंसर। उससे भी गहरा क्या है कि हमारा तो प्रेम है, क्या है ना, वो और भी गहरी बात है, हमारा तो वो है, इसलिए वो बढ़िया है या नहीं वो भी इतना इम्पोर्टेंट है। ये डायमेंशन मनुष्य को भगवान ने दिए, ये पर हम हिंदुस्तान में जन्म लिया है तो we should have more obligation to each one has to do personal, कि मेरी एनर्जी, मेरा शरीर, प्राण, मन जो है उसके सेटिस्फेक्शन में उनमें जा रहा है कि मेरे अंदर जो डीपर चीज है उसके लिए, तो आप देखोगे कि आप जीवन में और कुछ करेंगे, सब फालतू काम नहीं।
और उसमें ये प्रूवन चीज है बिलियंस ऑफ ईयर से होनी चाहिए कि उसमें वो डायनामिज्म है, वो एनर्जी है, वो अंडरस्टैंडिंग है, वो लव है जो अनथिंकेबल है, और वो ओवर शेडो करता है इस सारे कंट्रोल, बाईपास करता है। ये अपना है भारत में, तो हमें ये कम से कम माँ शिविर के चरणों में आगे होना चाहिए। तो ऑल दिस ओनली अफर्म्स, फिर ये आपके लिए कोई इट हैज नीदर एनी टेरर नोर एनी एफर्ट, कुछ नहीं, ये बिकम स्मॉल। मैं तरुण और कोई मेरे दोस्तों नहीं है। नहीं, ये सारी बातें ठीक है कि ये तो काइंड ऑफ जंगल है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, जो जितना ज्यादा शूर होगा वो उतना ज्यादा अपना फैला लेगा सारी बात। हाँ, ये क्वेश्चन वही का वही है कि ये क्यों। तो आपने क्यों नहीं है तो जो जानता है उसके पास से जाओ। बेस्ट तो यही है ना, इस लेवल पे बंदर है, अपने लेवल पे सॉल्व नहीं करता है। ही शुड एक्वायर ह्यूमन कॉन्शियसनेस, ह्यूमन बीइंग है तो एक्वायर डिफरेंट कॉन्शियसनेस, फादर एंड फादर, और तो कोई इसका उस लेवल पे मेहनत करना। भारत तो ये नहीं करता, दिमाग लगा के तुम इसको क्या, तुम्हारे दिमाग कहाँ जाएगा, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। पर अभी जो है टेंडेंसी है कि अब जो जितना भी जो कुछ भी है वो वाइटल माइंड है, ज्यादातर फिजिकल माइंड, हाँ, उसी के इस आधार पर जीवन को कर रहे हो। तो ये भारत का जो मैसेज सीमेंट करेंगे, अगर ये मैसेज नहीं जाता तो मनुष्य जाति इज फिट टू गेट डिकम्पोज। वो तो साफ ही देखता था, डिकम्पोजिशन इज सर्टेन। क्यों दिख रहा है ना, कोई बचने का रास्ता है। हर एक को अपने देखना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ, किस चीज के लिए मैं जिंदा हूँ। 5 मिनट भी क्यों वेस्ट करें। हमारे लोग इंडियंस के लिए, और स्पेशली जो इसकी टर्म हमारे लिए तो इश्यू है ही, क्लियर है वो। और ये मन बुद्धि के किसी भी लेवल की अंडरस्टैंडिंग के बस की बात नहीं है। बट यू कैन बी इन ट्यून विद द डिवाइन मदर, क्योंकि उनकी बॉडी है, उनके अलावा कोई चीज का एग्जिस्टेंस है नहीं। तो ऑब्वियसली अल्टीमेट बात है, यू आर ओनली दैट। सारा अपना देश का तो यही जीनियस रहा, मनुष्य जाति के समझ जाएंगे, पुट योर सेल्फ पैसिवली इन द हैंड्स ऑफ एन एब्सोल्यूट विजडम एंड स्ट्रेंथ। गीता का यही तो है, पुट योर सेल्फ पैसिवली इन द हैंड्स ऑफ एन एब्सोल्यूट विजडम एंड स्ट्रेंथ and let it produce. तो फिर नो क्रिस्टलाइजेशन इनटू दिस और दैट इंफीरियर फॉर्मूला, कहीं नहीं। समस्या है इसमें तो, in every way it brings you back. आप 5 मिनट भी वेस्ट करते हो तो मतलब यू आर डार्क, बुद्धि के अंदर आपकी समझ में नहीं आया तो आप बाहर डार्कनेस, और बुद्धि में आ गया तो आप डिवाइडेड हो, इनसिंसियर, और कोई चीज का इलाज नहीं पाए नहीं। तो जिस हद तक नहीं आपको ये आता उस हद तक यू कैन रियलाइज कि आपके अंदर क्या चीजें एक्टिव है। ये तो हो नहीं सकता। इसमें और एनालिसिस इसका क्या करें, मुझे की तरफ हर फील्ड में जाएगी अनटिल अनटिल आपका सर्वाइवल, कलेक्टिविटी की एग्जिस्टेंस ही खत्म, इस लेवल तक इंडिविजुअल हेडोनिस्टिक सेटिस्फेक्शन में आ जाएगा। अब चाइना का आदमी चाहता है कि पूरे चाइना को मैं कब्जा कर लूं मेरे हिसाब से खून चूसूं का, अमेरिका वाला भी चाहता है, इंडिया वाला भी यही चाहता है, सारे देश के जिनको भी पावर हो, लेकिन मैं ही करता रहूं बस, मेरा करता हूँ। तो आगे सोचिए फिर कलेक्टिविटी का तो कोई अच्छा होने का प्रश्न नहीं है ही नहीं, सवाल। अब तो कलेक्टिव एग्जिस्टेंस नहीं, डिवाइन एग्जिस्टेंस की तो बात छोड़ो।
कनेक्टिविटी को आंकड़ों नहीं है, बिल्कुल कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं। दूसरी बात, क्या प्रयोगशाला में जीवन बनाया जा सकता है? सिंथेटिक सेल की ऐतिहासिक उपलब्धि और भविष्य की संभावनाएं। ये बहुत अच्छा, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत। अरबों साल पहले पृथ्वी पर निर्जीव रसायनों से सजीव कोशिकाएं कैसे बनी, जिसे एबियोजेनेसिस कहते हैं, यह विज्ञान के लिए आज भी एक रहस्य है। निर्जीव चीजों से जीवित चीज बनाने की दिशा में विज्ञान ने एक आशाजनक कदम बढ़ाया है। पहली बार बायोलॉजिस्ट ने एक सेल जैसी झिल्ली मेम्ब्रेन के अंदर निर्जीव चीजों, आणविक घटकों, मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स को एक एक करके डाला और देखा कि मॉलिक्यूल्स का वह समूह किसी जीवित चीज की तरह व्यवहार करने लगा। लैब में बनी इस सिंथेटिक कोशिका ने विकास किया, अपने डीएनए की कॉपी बनाई और विभाजित हुई, जिससे सेल साइकिल के बुनियादी काम दिखाई दिए। कृत्रिम कोशिका कैसे बनाई गई? सबसे पहले फैट, वसा की मदद से पानी के एक छोटे बुलबुले जैसी संरचना बनाई गई, जिसे लिपोसोम कहते हैं। इसने सेल की बाहरी दीवार मेम्ब्रेन का काम किया। इस बुलबुले के अंदर प्रोटीन बनाने वाला एक रेडीमेड सिस्टम डाला गया, जिसे प्योर कहते हैं। साथ ही इसमें 90,000 बेस पेयर्स वाला एक छोटा कृत्रिम डीएनए डाला गया, जिसमें सेल को चलाने के निर्देश थे। इस सेल में भोजन पचाने, मेटाबॉलिज्म के जीन नहीं थे, इसलिए वैज्ञानिकों ने बाहर से छोटे फीडर बुलबुले छोड़े, जिसमें शुगर, लिपिड और जरूरी एंजाइम भरे थे। सेल के डीएनए ने अल्फा हेमोलिसिन नाम का प्रोटीन बनाया, जो सेल की सतह पर हुक बन गया। इस हुक ने फीडर बुलबुलों को खींचकर खुद में मिला लिया, जिससे सेल को पोषण मिला और वह बड़ा हुआ। बड़ा होने पर सेल ने PHI-29 नाम के एंजाइम का उपयोग करके अपने पूरे डीएनए की एक और कॉपी तैयार कर ली। असली कोशिकाएं विभाजन, सेल डिवीजन के लिए आंतरिक ढांचे, साइटोस्केलेटन का उपयोग करती है, जिसे कृत्रिम सेल में बनाना मुश्किल था। वैज्ञानिकों ने इसके विकल्प के रूप में सेल की दीवार पर खास प्रोटीन जमा किए। इन प्रोटीनों के अत्यधिक एकत्र होने से मेम्ब्रेन पर इतना भौतिक दबाव, फिजिकल प्रेशर बना कि सेल खुद ब खुद खिंचकर दो भागों में विभाजित हो गया। इस प्रयोग की सीमाएं और चुनौतियां। हालांकि यह अब तक का सबसे जीवंत कृत्रिम सेल है, लेकिन यह अभी असली जीवन से बहुत दूर है, क्योंकि यह सेल्फ सस्टेनिंग नहीं है। यह सेल खुद अपना भोजन या ऊर्जा पैदा नहीं कर सकता। इसे जीवित रहने और बढ़ने के लिए लगातार वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए सप्लाई पैक्स और फीडर बुलबुलों पर निर्भर रहना पड़ता है। राइबोसोम नहीं बना सका। असली कोशिकाएं अपने प्रोटीन बनाने वाले कारखाने राइबोसोम खुद बनाती है। यह कृत्रिम सेल ऐसा नहीं कर सकता, इसे राइबोसोम बाहर से देने पड़ते हैं। ऊर्जा की अधिक खपत। इसमें आंतरिक ढांचा न होने के कारण विभाजित होने के लिए इसकी सतह पर प्रोटीनों का अत्यधिक एकत्र होना आवश्यक होता है। इस प्रक्रिया में इसे अधिक समय और ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। प्राकृतिक विकास, एवोल्यूशन की कमी। विकास के लिए डीएनए में स्वाभाविक रूप से कुछ गलतियां, म्यूटेशंस होना आवश्यक हैं, लेकिन इस सेल का डीएनए कॉपी करने वाला तंत्र इतना सटीक है कि वह लगभग कोई गलती करता ही नहीं। इसलिए यह सेल प्राकृतिक रूप से अपने वातावरण के अनुसार स्वयं को इवोल्व नहीं कर सकता। वैज्ञानिकों को अभी ऑर्डर एंड केओस, व्यवस्था और अराजकता के बीच वह संतुलन, स्वीट स्पॉट खोजना है, जहां डीएनए की प्रतिलिपि बनाते समय एंजाइम सीमित मात्रा में त्रुटियां करे, लेकिन इतनी नहीं कि सेल नष्ट हो जाए। सीमाएं और संभावनाएं और भविष्य के प्रश्न। प्रयोगकर्ताओं का कहना है कि भले ही यह सेल अभी पूरी तरह आत्मनिर्भर न हो, लेकिन इसने यह सिद्ध कर दिया है कि रसायनों को उचित ढंग से संयोजित करके प्रयोगशाला में जीवन जैसी प्रक्रियाएं आरंभ की जा सकती हैं। साथ ही यदि केवल रासायनिक अणुओं और जैविक प्रक्रियाओं से जीवन जैसी अनेक विशेषताएं उत्पन्न की जा सकती हैं, तो जीवन की व्याख्या के लिए किसी
अतिरिक्त रहस्यमय शक्ति वाइटल फोर्स की आवश्यकता मानने का आधार पहले की अपेक्षा कमजोर पड़ता है। हालांकि यह उपलब्धि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी सामने रखती है। यदि भविष्य में इस प्रकार के प्रयोग पूरी तरह सफल हो जाते हैं, तो उनके वैज्ञानिक, सामाजिक और नैतिक प्रभाव दूरगामी होंगे। जीवन की कृत्रिम रचना की संभावना कोई बिल्कुल नया विचार नहीं है। श्री अरविंद ने भी इस दिशा में संभावना व्यक्त करते हुए लिखा है, मैं यह भी कहने का साहस करूंगा कि किसी दिन उचित परिस्थितियों में जीवन की सृष्टि करना भी संभव हो जाएगा। यदि भविष्य में प्रयोगशालाओं में जीवन का निर्माण संभव हो जाता है, तो वैज्ञानिक के लिए अपनी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न गुणों और क्षमताओं वाले जीवों का निर्माण करना संभव हो सकता है। तब प्रश्न उठेगा कि जीवन का स्वरूप और उसकी परिभाषा क्या होगी। यह भी विचारणीय है कि आज बदलते पर्यावरण, प्रदूषण और अन्य कारणों से विश्व में प्रजनन दर लगातार घट रही है। यदि भविष्य में यह प्रवृत्ति और गंभीर होती है, तो जीवन को बनाए रखने के संभावित विकल्पों में ऐसी तकनीकों की भूमिका पर भी विचार करना पड़ सकता है। यद्यपि वर्तमान में यह केवल एक संभावित संभावना है, फिर भी इस दिशा में हो रहे शोध भविष्य के लिए अनेक नए प्रश्न और संभावनाएं खोल रहे हैं। क्योंकि मेन ये था कि भाई वाइटल अंदर नहीं है, उसके प्रेशर से या तो इसको अगर डीपली देखें तो कोई ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन है नहीं। जब फिजिकल जो मटेरियल मैटर है वो ही मोल्ड करके उससे लाइफ पैदा हो सकती है, तो जो कॉन्शियस है मनुष्य है उसको मोल्ड करके क्यों नहीं पैदा कर सकते? इसलिए ये प्रूव नहीं हो जाता। शिविर ने कहा कि मनुष्य को लेकर नई नई प्रजातियां, नई नई चीजें पैदा प्रकृति ने किया ही है, तो ये तो एक संभावना है ही। अपने आप वर्णन तभी स्वामी जी ने नई सृष्टि कर दी। ये संभावना तो पक्की है, पर ये उस सिद्धांत में कोई कमी नहीं लाता। आप ये शिव कह लो कि मनुष्य है वो तो भगवान का कौन है, वो तो उसका एजेंट है। जब मैटर भी एजेंट हो सकता है, इतना चेतन भी, तो ये तो है ही एजेंट। हाँ, आप उसको नहीं समझते। कौन मनुष्य जानता है कि क्या चीज उसको मूव कर रही है, क्या कर रही है? एक आदमी कह सकते हैं। तो मनुष्य को मूव करके ऐसी चीजें क्यों नहीं कर देंगे? नई सृष्टि का निर्माण भी क्यों नहीं कर देंगे? ओवर माइंड में भी शिव के लिए ये कैपेसिटी है कि यू कैन क्रिएट, सुपरामेंटल में तो है ही। तो ये कोई बेसिक फंडामेंटल चीज का, ये तो जो आड़ू पड़ेगी स्पिरिचुअलिटी है ना। अब ये हरे कृष्णा वाले कहते हैं जा ही नहीं सकते चंद्रमा पर, गलत। और जो क्रिश्चियंस है वो कहते मिसेज राइट कर थे। हमने जो बात कर रहे थे ना, चंद्रमा पे मून पे गया 69 में उनके आएंगे। Chandra, don't you think they're going too far? I don't think God is going to take it right. He's going to swat them. वो मेंटेलिटी, भगवान एक गुंडा है बड़ा, महाराजा साहिब है, वो कह तुम, मैं जो काम कर तुम कर रहे हो उसकी कोशिश करो सारे तुम। तो इस तरह की मेंटेलिटी से ये पर्सनल प्रॉब्लम ये मॉडल है सबको, फिर तब तो ये दे आर चैलेंजिंग, दे आर तो वो तो पहले ही किसने स्टीम इंजन चलाया तो तब भी फादर ने कहा इट कैन नॉट एंड इट मस्ट नॉट मूव। तो उसने कहा योर डिफिकल्टी चाबी लगाई मतलब पड़े। ट्रू स्पिरिचुअलिटी की तो प्रॉब्लम है नहीं, इट इज नॉट ए कॉन्ट्राडिक्शन। आप करें, हम करें, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, डिवाइन को अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट करने में आनंद क्यों नहीं करेगा वो? नास्तिक है कि नहीं? मैं भी नास्तिक था जरूर, वैसे डिवाइन कम, मैं बताओ क्या किसको विश्वास करूँ? इसको तो नास्तिक से कोई परहेज है। आस्तिक नास्तिक क्या है? एक ही चीज के दो पहलू। तो इसको डीपली देखें।
कोई समस्या नहीं है, ये कोई इश्यू नहीं है। नई सृष्टि का निर्माण ये सब हो चुका। शिवेंद्र माँ का जो जहाँ तक मेरी समझ है, वो कह रहे हैं ये संभावना है पृथ्वी पे ज्यादा बहुत नहीं है कि ये टाइपल वर्ल्ड क्रिएट करते हैं। पृथ्वी का मॉडल टाइपल के लिए टाइपल तो है ही वर्ल्ड बहुत, उनमें बड़ा आनंद है, कोई दिक्कत नहीं। सरल फिजिकल में समस्याएं है नहीं, तो क्यों नहीं हो सकती, यहाँ भी हो सकती। सरल फिजिकल को मूर्तिमान हो ही जाएंगे, सुपरमेंटल आएंगे जब उनका जो स्टेटमेंट है ये रियलाइजेबल होगा। माइंड के जो स्वर्ग है, वाइटल के स्वर्ग है, सब यहाँ रियलाइजेबल होगा, but they will not last. यहाँ साइकिक है और सुपरमेंटल की पॉसिबिलिटी है, तो वेरी सून दे विल ऑल बी सुपरमेंटल। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स, पृथ्वी का भविष्य तो कुछ और ही। ये सुप्रीम का जितना पुलिस ने समझा ग्रेटेस्ट पॉसिबल मैनिफेस्टेशन है मनुष्य में हुआ है। ऐसा उनका एगोइज्म से हो सकता है, हम नहीं जानते, ऐसा पास है उनका, ये पॉसिबिलिटीज है छोटी मोटी। अपने दृष्टिकोण में देखें तो और वो बात सही है, बी गाइडेड बाय, और कोई भी चीज से गाइड नहीं। जिनको पता चल गया, जिनको नहीं पता उनके तो कोई गलत नहीं हमारे। और कुछ भी करना एक मिनट भी नहीं लगा, हम कुछ, हाँ वो गाइड करें चाहे कुछ भी, वो जैसा हम, तो इसमें समस्या नहीं। आगे चलो। संयुक्त राष्ट्र की एआई रिपोर्ट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के तीव्र विकास के साथ बढ़ते वैश्विक जोखिम। संयुक्त राष्ट्र के कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर गठित स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट जारी करते हुए चेतावनी दी है कि एआई की क्षमताएं वैज्ञानिक समझ, नीतिगत तैयारी तथा नियामक ढांचों की तुलना में कहीं अधिक तेजी से विकसित हो रही है। यदि इस परिवर्तन के अनुरूप वैश्विक शासन व्यवस्था विकसित नहीं की गई, तो भविष्य में यह तकनीक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सुरक्षा संबंधी अनेक गंभीर जोखिम उत्पन्न कर सकती है। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष निम्नलिखित हैं। क्षमता, कैपेबिलिटी, शासन, गवर्नेंस से आगे निकल गई है। रिपोर्ट के अनुसार एआई की क्षमताएं अत्यंत तीव्र गति से विकसित हो रही हैं। जो एआई प्रणालियां कुछ समय पहले तक कठिन गणितीय तथा तार्किक प्रश्नों को हल करने में सक्षम नहीं थी, वे अब लगभग 19% से बढ़कर 88% सफलता तक पहुंच चुकी हैं। इसके अतिरिक्त एआई अब शोध कर सकती है, प्रोग्राम लिख सकती है, वेबसाइट बना सकती है तथा जटिल डेटा विश्लेषण भी कर सकती है। इन क्षमताओं की जटिलता लगभग प्रत्येक 4 से 7 महीनों में 2 गुनी हो रही है। इसके विपरीत सरकारों को नए कानून और नियामक ढांचे तैयार करने में कई वर्ष लग जाते हैं। यही असंतुलन रिपोर्ट की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है। एआई अब तक अपने मूल्यांकन को पहचानने लगी है। रिपोर्ट में इवैल्यूएशन अवेयरनेस नामक एक नई प्रवृत्ति का उल्लेख किया गया है। इसका अर्थ यह है कि यदि एआई को यह आभास हो जाए कि उसका परीक्षण किया जा रहा है, तो वह अपना व्यवहार बदल सकती है। ऐसी स्थिति में उसकी वास्तविक क्षमताओं और संभावित जोखिमों का सही आकलन करना कठिन हो सकता है। एआई शक्ति कुछ देशों में केंद्रित होती जा रही है। कंप्यूट डिवाइड, उन्नत एआई प्रणालियों के विकास के लिए विशाल सुपर कंप्यूटर, उच्च क्षमता वाले जीपीयू, पर्याप्त विद्युत आपूर्ति और बड़े पैमाने पर डेटा की आवश्यकता होती है। रिपोर्ट के अनुसार विश्व की लगभग 75% कंप्यूटिंग क्षमता अमेरिका के पास, लगभग 15% चीन के पास तथा शेष विश्व के पास केवल लगभग 10% क्षमता है। इससे एआई के विकास और नियंत्रण का केंद्र कुछ ही देशों तक सीमित होने का खतरा उत्पन्न हो सकता है। निजी कंपनियां सरकारों से अधिक प्रभावशाली होती जा रही हैं। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 91% बड़े एआई मॉडल निजी कंपनियों द्वारा विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें ओपन एआई, गूगल, एंथ्रोपिक और मेटा जैसी कंपनियां प्रमुख हैं।
परिणाम स्वरूप एआई के भविष्य की दिशा निर्धारित करने में सरकारों की अपेक्षा निजी कंपनियों की भूमिका अधिक प्रभावशाली होती जा रही है। हार्डवेयर पर भी कुछ कंपनियों का प्रभुत्व। उन्नत एआई प्रणालियों के लिए विशेष प्रकार की चिपों और उपकरणों की आवश्यकता होती है। इस क्षेत्र में एनवीडिया एआई चिप डिजाइन, टीएसएमसी चिप निर्माण तथा एएसएमएल लिथोग्राफी मशीन जैसी कंपनियों का अपने अपने क्षेत्रों में लगभग 80% बाजार पर नियंत्रण है। यदि इन कंपनियों की आपूर्ति श्रृंखला में कोई बाधा उत्पन्न होती है तो उसका प्रभाव वैश्विक एआई विकास पर पड़ सकता है। अधिकांश देश एआई संबंधी निर्णय प्रक्रिया से बाहर हैं। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 118 देश एआई नीति निर्माण से संबंधित प्रमुख वैश्विक बैठकों में शामिल ही नहीं है। इनमें विशेष रूप से अफ्रीका, दक्षिण एशिया तथा लैटिन अमेरिका के अनेक देश सम्मिलित हैं। ऐसी स्थिति में एआई से संबंधित नियम कुछ देशों द्वारा बनाए जाएंगे जबकि उनका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ेगा। एआई डिवाइड केवल इंटरनेट तक सीमित नहीं रहा। रिपोर्ट के अनुसार पहले डिजिटल डिवाइड का आशय मुख्यतः इंटरनेट की उपलब्धता से था, किंतु अब एआई डिवाइड 4 स्तरों पर दिखाई देता है। पहला, सुपर कंप्यूटर और कंप्यूटिंग क्षमता किसके पास है। दूसरा, एआई विशेषज्ञ और प्रतिभा कहाँ केंद्रित है। तीसरा, किन देशों के पास प्रभावी एआई शासन और कानून है। तथा चौथा, एआई अनुप्रयोग का वास्तविक लाभ किन समाजों और देशों तक पहुंच रहा है। भाषाई असमानता भी एक गंभीर चुनौती। विश्व में लगभग 7,000 भाषाएं बोली जाती हैं, किंतु एआई अभी भी सीमित भाषाओं में ही अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन करती है। रिपोर्ट में उदाहरण दिया गया कि तिग्रिन्या इथियोपिया भाषा में स्मॉल पॉक्स का अनुवाद सिफिलिस या इंट्राविनस एंटीबायोटिक्स का अनुवाद इंट्राविनस पेस्टिसाइड कर दिया गया है। चिकित्सा जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में इस प्रकार की त्रुटियां गंभीर परिणाम उत्पन्न कर सकती हैं और मानव जीवन के लिए भी खतरा बन सकती हैं। एजेंटिक एआई का उदय। पहले एआई मुख्यतः प्रश्नों के उत्तर देने तक सीमित थी, जबकि अब एजेंटिक एआई स्वयं किसी कार्य की योजना बना सकती है, कोड लिख सकती है, उसका परीक्षण कर सकती है, त्रुटियों को ठीक कर सकती है तथा वेबसाइट जैसे प्रोजेक्ट को संचालित भी कर सकती है। अर्थात एआई केवल सुझाव देने तक सीमित नहीं रही, बल्कि स्वयं कार्य निष्पादित करने की दिशा में भी अग्रसर हो रही है। साइबर सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा। रिपोर्ट के अनुसार एआई जहां अनेक उपयोगी कार्यों को अधिक कुशल बना सकती है, वहीं वह साइबर हमलों को भी अधिक प्रभावी बना सकती है। एआई सॉफ्टवेयर की कमजोरियां खोज सकती है, भावनापूर्ण कोड या वायरस तैयार करने में सहायता कर सकती है तथा साइबर आक्रमणों की क्षमता बढ़ा सकती है। इसी कारण इसे ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी माना जाता है, जिसका उपयोग लाभकारी और हानिकारक दोनों उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। डीप फेक और फेक रियलिटी का संकट। रिपोर्ट के अनुसार एआई के कारण सत्य और असत्य के बीच अंतर करना लगातार कठिन होता जा रहा है। इसमें 3 प्रमुख जोखिमों का उल्लेख किया गया है। पहला, एपिस्टेमिक इरोजन, अर्थात लोगों का सत्य की पहचान करने की क्षमता और विश्वास कमजोर होना। दूसरा, लायर्स डिविडेंड, जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति वास्तविक वीडियो को भी डीप फेक बताकर अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास कर सकता है। तीसरा, सिंथेटिक कंसेंसस, जिसमें एआई हजारों नकली पोस्ट और संदेश तैयार करके यह भ्रम उत्पन्न कर सकती है कि पूरी जनता किसी एक मत का समर्थन कर रही है, जबकि वास्तविकता भिन्न हो सकती है। एआई की चापलूसी, साइकोफेंसी। रिपोर्ट के में यह भी बताया गया है कि कुछ एआई प्रणालियां उपयोगकर्ता को संतुष्ट रखने के लिए तथ्यात्मक रूप से गलत बातों का भी समर्थन कर देती है। यह प्रवृत्ति चिंताजनक है, क्योंकि एआई का उद्देश्य सत्य और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करना होना चाहिए, न कि केवल उपयोगकर्ता को प्रसन्न कर। मानवाधिकार। सर यही करते हैं, कौन सा उद्देश्य रिपोर्ट होता है? परिवार में आपस में ज्यादा मजबूत करने के लिए कैलकुलेटेड है। क्या रियलिटी में कौन सा ये लेन देन है, कोई नहीं है। रियलिटी में कोई है नहीं। मानवाधिकार संबंधी चुनौतियां। रिपोर्ट के अनुसार एआई का दुरुपयोग, डीप फेक, महिलाओं के विरुद्ध अश्लील सामग्री, बाल यौन शोषण सामग्री तथा लैंगिक भेदभाव जैसी गतिविधियों में बढ़ता जा रहा है।
इससे मानवाधिकारों और व्यक्तिगत गरिमा पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। एआई वॉशिंग क्या है? कुछ कंपनियां यह दावा करती है कि एआई का व्यापक उपयोग कर रही हैं, जबकि वास्तविकता में एआई का उपयोग बहुत सीमित होता है। इसी प्रकार कुछ संस्थाएं कर्मचारियों की छंटनी का कारण एआई को बताती है, जबकि वास्तविक कारण कुछ और। इस प्रकार की भ्रामक प्रस्तुति को एआई वॉशिंग। पर्यावरणीय प्रभाव भी पड़ रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार उन्नत एआई प्रणालियों के संचालन के लिए विशाल डेटा केंद्रों की आवश्यकता होती है। इनसे अत्यधिक बिजली और पानी की खपत होती है, दुर्लभ खनिजों की मांग बढ़ती है तथा ई कचरे में वृद्धि होती है। इन पर्यावरणीय लागतों का बोझ अपेक्षाकृत अधिक विशाल विकासशील देशों पर पड़ता है। साक्ष्य संबंधी दुविधा। रिपोर्ट में एविडेंस डिलेमा का भी उल्लेख किया गया है। अनेक सरकारें तब तक कठोर नियम बनाने से बचती हैं जब तक किसी तकनीक से होने वाले नुकसान के पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध न हो जाएं। किंतु एआई के मामले में जब तक पर्याप्त साक्ष्य एकत्र होते हैं तब तक तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी होती है कि बनाए गए नियम अपेक्षित प्रभाव नहीं छोड़ पाते। निष्कर्ष। संयुक्त राष्ट्र की यह प्रारंभिक रिपोर्ट स्पष्ट संकेत देती है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास अब केवल तकनीकी प्रगति का विषय नहीं रह गया है, बल्कि यह वैश्विक शासन, आर्थिक शक्ति, साइबर सुरक्षा, लोकतंत्र, मानवाधिकार, भाषाई विविधता और पर्यावरण से जुड़ा बहुआयामी प्रश्न बन चुका है। रिपोर्ट इस बात पर बल देती है कि एआई की तीव्र प्रगति के अनुरूप समावेशी, पारदर्शी और प्रभावी वैश्विक शासन व्यवस्था विकसित करना समय की आवश्यकता है। अन्यथा एआई के संभावित लाभों के साथ-साथ उसके जोखिम भी पूरी मानव जाति के लिए गंभीर चुनौती बन सकते हैं। मैं तो अभी जब की लड़ाई करती रही। कल कल शाम से फिर अटैक शुरू हो दोनों तरफ के आदमी मिलता है। गए। होते हैं लोग आपस में गाली गलौज करना लड़ना छोटा मोटा तो उसे छुटकारा कौन सा हल्ला गुल्ला बहुत है कर कुछ बात नहीं। People they thought World War started. It's really small wars. इंडिया का एक आदमी हो गया वो हो गया तो अब ये इनको ये कहने में भी दिक्कत है भाई ये किसी में हमला नहीं होना चाहिए। अरे वो आदमी तेरे को पीटा देख रहा है तू कैसे पीटा, तेरे को नहीं करना चाहिए। नाम उसका ईरान का नाम नहीं लेना चाहते क्योंकि तेल वाले थोड़ा दिक्कत मिलेगा। उसने हमला किया है, उसका नाम लेने में सक्षम नहीं। Stop. Sharing stop. ये दरअसल चीजें सारी ऐसी हैं, इनके अंदर बहुत और विचार बहुत अपनी थोड़ी दिशा ठीक चल रही अपने को इसी लेवल खाली खबरों में ही बोली से बात। इससे भी यूएन वाले से ही बड़ी आपने लोग शुरू करते थे यूएन की कुछ ही करना आपने लोग बात किया है तो इतनी टाइम अपने पास है